प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने और शहबाज शरीफ साहब के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरगर्म है, लेकिन सिर्फ हुकूमत ही अपनी हिकमत अमली नहीं बना रही है, अपोजिशन ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार की है। और इस सिलसिले में जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कल गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा कि अगर सेशन के साथ मिलकर हुकूमत कोई साजिश रचाएगी शहबाज शरीफ के खिलाफ तो अदलिया का गहराव किया जाएगा। क्या कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने, ये तो मैं आपको सुनवाता हूँ। मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, खुशामदीद। मैं सबसे पहले आपको राना सनाउल्लाह साहब को ही सुनवाना चाहता हूँ। सर, उन्होंने एक तरह से धमकी दी है अदलिया के गहराव की, अगर आपने साजिश करने की कोशिश की अदलिया को साथ मिलाकर। फवाद चौधरी साहब, क्या करेंगे अगर PMLN जजों का अदलिया का गहराव करने लगेगी? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इन बेचारों ने क्या गहराव करना है। इनके पास तो इस वक्त जो है वो जितने लोग इन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की है, हर जगह वो आपने देखा ही है कि एहतजाज की इन्होंने कॉल दी है। लोगों ने अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार किया है और ये डेस्परेशन है जिसमें इस तरह के बेहुदा बयानात जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। पहले तो मुझे उम्मीद यही है कि अदलिया इन बयानात का नोटिस लेगी। कहना कि अगर आप फैसला हमारे खिलाफ देंगे तो हम आपका घेराव करेंगे। अब इसके बाद तो फिर और ये पहला ऐसा मौका नहीं है कि इन्होंने किया नहीं। आपको याद होगा जब सज्जाद अली शाह साहब के दौर में जब नवाज शरीफ को तलब किया गया था तो इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस का जो कमरा था उसका घेराव किया गया। वहां पे लोग दाखिल किए गए और एक तमाशा लगाया गया और मेरा ख्याल है कि आपके पास उसके फुटेजेस होंगे। इस बयान को अगर आप उस फुटेज के साथ मिला के चलाएंगे तो आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा वो क्या कह रहे हैं और खुली खुली धमकी दे रहे हैं अदालतों को। अब इसके ऊपर अदालत क्या कार्रवाई करती है वो जाहिर है कि देखने की भी बात है। इसके अलावा भी अगर ऐसा तो आपने इवेंट्स जो है उनको जो चूंकि आप तो फॉलो करते ही हैं, राना शमीम का केस भी अदलिया का घेराव करना ही है कि जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का केस जो है वो जिस बेंच के सामने लगा था उस बेंच के जज के नाम से एक जाली ऑडियो जो है वो चीफ जस्टिस के नाम से जो है वो चलाई गई और ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो जज जो है वो इस बेंच से अलहदा हो जाए और उसके बाद उस जो बेंच है उस जो कोर्ट है वो मुसलसल अपनी तनकीद के ऊपर जो है वो रखा गया। सो ये जो एक सीक्वेंस है इवेंट्स का वो वाज़ेह तौर के ऊपर बताता है कि जो वाहिद अब उम्मीद है PMLN की और वो यही है कि इनके मुकदमे ना चलें और इनके फैसले ना हो। मसलन इनको इस पे भी शदीद एतराज है कि 9 महीने में केसेस का फैसला क्यों होने जा रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 34 इस वक्त 24 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स जो हैं वो मरियम नवाज दे चुकी हैं, शहबाज शरीफ दे चुके हैं और सिर्फ इनका एक ही बचत है कि ये केसेस जो हैं वो चले ना, जजेस किसी वजह से वो मुकदमात सुने ना। और यही जो बयान आपने अभी सुनाया है ये भी इसी सिलसिले की सही है। मगर फवाद साहब, आप क्या सिर्फ मुर्द इल्ज़ाम शहबाज शरीफ को या उनकी लीगल टीम को ठहराते हैं एडजर्नमेंट्स के लिए? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब का FIA में केस आया तो 5 महीने तक FIA अपना चालान जमा नहीं करा सकी। दिसंबर में जाके चालान जमा कराया, जून से मामला शुरू हुआ था और फिर जब चालान जमा करवाया भी तो वो नामुकम्मल था, उसमें बैंकों के हवाले से वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट्स नहीं थी। फिर उसके बाद दरख्वास्त दायर कर दी कि इर्रेलेवेंट कोर्ट है, फिर वो दूसरे कोर्ट के पास यानी FIA के पास वापस आ गया तो मामला जून में वापस खड़ा हुआ है। तो आप नहीं समझो। फिर अगर आप राना सनाउल्लाह साहब का देखें जिसमें फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, पिछले 4 महीने से प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद से नहीं आ रहे, यानी प्रोसिक्यूशन की वजह से डेट्स मिल रहे हैं राना सनाउल्लाह को। तो आप नहीं समझते कि कहीं इदारों का भी कसूर है, वफाकी इदारों का? ये जो FIA वाला केस है ना, इसमें तो प्रोसिक्यूशन की भी कुछ जेन्युइन इश्यूज है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए कि 14,000 अकाउंट्स हैं जो उन्होंने वेरीफाई किए। सो आई थिंक FIA हैज डन रादर वेल जॉब कि उन्होंने तमाम जो अकाउंट्स हैं एक एक अकाउंट को उन्होंने वेरीफाई किया है, उसकी ट्रेल क्रिएट की है और बताया है कि किस तरह से मकसूद चपड़ासी, मसूद एहसन और इस तरह के जो बाकी लोग हैं उनके अकाउंटों में किस तरह से अरबों रुपया आया। तो उसके लिए 14,000 अकाउंट्स जो हैं उनको उन्होंने कंगाला है। तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स केस था। उसके बाद जब ये बैंकिंग कोर्ट में वहाँ पे केस जो इसलिए एक जज साहब ने जुरिडिक्शन वहाँ पे ले ली कि ये और इन्होंने जानबूझ के बेल वहाँ पे फाइल की कि उसमें बैंकर जो है वो मुल्जम है
और FIA वहां पे ये कहता रह गया कि भी बैंकर मुजरम नहीं है, वो तो सिर्फ उन्होंने अकाउंट्स खोले हैं, हम उनको अकाउंट अपना समझते हैं कि वो इसमें मरकजी मुलजम हर तरह नहीं है, इसमें एंटी करप्शन में ही जाना चाहिए। तो वो इस चक्कर में वहां पे 4-5 महीने लग गए। बट आई थिंक FIA ने जितनी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की है, और दूसरा मैं हमेशा मीडिया से ये बात कहता हूँ कि देखिए ये बात यह है कि हमें चाहिए, ये मीडिया को ये चाहिए कि वो हुकूमत की बात को भी ना सुने, वो अपोजिशन की बात को, मुल्जिमों की बातों को भी ना सुने, वो अपने लोग वहां पे भेजे और इन्वेस्ट जो वहां पे एविडेंस है उसको अपने तौर के ऊपर एनालाइज करे और लोगों के सामने रखे, ताकि लोगों को पता तो चले ना कि ये केसेस कैसे चल रहे हैं, इनमें शहादतें क्या हैं और इसकी एक इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन क्या है। तो इसीलिए मैंने बार बार ये बात कही है कि ये मुकदमे जो हैं उनको लाइव दिखाया जाए ताकि आम आदमी देख, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब में बैठे हुए हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन सेंटर में बैठे हुए हैं, तो पीपल शुड नो कि ये क्या हो रहा है और इन्होंने कैसे यहाँ पे जो है वो एक अंधेर नगरी जो है मचा रखी है। अच्छा फवाद साहब, आपने आज जो ट्वीट किया और जिसमें आपने कहा कि अदलिया को अपनी तेजी से गिरती हुई साख का जायजा लेने की जरूरत है, आपके ख्याल में अदलिया की साख तेजी से क्यों गिर रही है, क्या वजूहात हैं इसकी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अदलिया की साख तेजी से गिरती हुई जायजा लेने की जरूरत है। मैंने ये कहा है कि जो आलमी रैंकिंग्स हैं उनमें जो एक परसेप्शन है उसमें अदलिया का, हमारा देखिए जो पिछली दफा आया था परसेप्शन इंडेक्स में, उसमें जो हमारी जुडिशरी थी वो लोएस्ट ट्रस्टेड जुडिशरी में थी दुनिया में। आप देखें इससे बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं, उससे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो, और फिर आप देखें इस वक्त भी अगर आप देखें तो जो तमाम फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो अपने जो एग्रीमेंट्स है उसमें ये लिखवाता है कि अगर कोई मसला होगा तो जुरिस्डिक्शन जो है वो या सिंगापुर की अप्लाई होगी या UK की अप्लाई होगी या फलाने मुल्क की अप्लाई होगी। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ चैलेंज है हमारे जुडिशरी के सामने कि वो अपनी जो साख है उसको, ये इफ्तिखार चौधरी का जो दौर गुजरा उसके नतीजे में पाकिस्तान की अदालतों को बहुत बड़ा झटका लगा है आलमी सतह की। सही है फवाद साहब, अभी जो ये रूडा वाला मामला हुआ था, इसमें इस मामले को आपने जुडिशरी की पॉलिसी साजी में इसको दखल अंदाजी करार दिया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम शायद अपना केस सही से अदालत को समझा नहीं सके, यानी अपनी लीगल टीम की कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो असल में क्या है, ये पॉलिसी साजी में दखल अंदाजी आप इसको समझते हैं या आप लीगल टीम की कमजोरी? देखिए अल्टीमेटली तो जाहिर है लीगल टीम की ही कमजोरी है कि लीगल टीम ने जिस तरीके से केस प्रेजेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ, और अगर उसमें कुछ खामियां हैं वो भी देखें अदालत। ये नहीं हो सकता कि अगर आप फॉर एग्जांपल हुकूमत है, अब ये केस देखें क्या है, यहाँ पे तमाम जगह के ऊपर इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज बन गई, सारे का सारा रावी जो है वो एक नाले की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब ये वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख एकड़ से ज्यादा जो शहर है उसको प्लान तरीके से बनाना चाहते हैं ताकि लाहौर के अंदर जो एक तो लाहौर को कुछ सहारा मिले और एक प्लान सिटी जो है वो यहाँ पे डेवलप हो। अब इसके लिए 11 महीने लग गए हैं अदालत के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह से तो कभी कोई पॉलिसी या कभी किसी तरीके से गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकी ये चीजें। ओपिनियन है ना, असदुल्ला की अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, कैबिनेट की अपनी ओपिनियन है। अदालतों को जो जिस चीज में बहुत एहतियात की जरूरत है वो ये है कि वो अपनी ओपिनियन को लॉ ना बनाए। ये ना कहें कि चूंकि मेरी ओपिनियन जो है वो फेडरल कैबिनेट से या प्रोविंशियल कैबिनेट से अलहदा है लिहाजा वो प्रिवेल होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, वो हो भी नहीं सकती। उसके नतीजे में एक जो है वो बहुत बड़ा पॉलिसी का एक अलमिया पैदा हो जाता है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कोर्ट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। और ये नहीं हो सकता कि अदालतें जो हैं वो अपनी ओपिनियंस को अपनी जाती आरा जो है उनको कानून बना के पेश करें। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें तो खैर ये जो केस है मैं समझता हूँ इसमें कई लीगली इसमें खामियां भी थी और उनको दूर करना जरूरी था। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में गया है, मुझे उम्मीद है बेहतर होता है कि एक तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में कोई आपस में ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे एक दूसरे का नुक्ता नजर को समझाया जा सके, और जिसके नतीजे में जो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, मसलन टेररिज्म के इश्यूज हैं,
हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमारे ये जो बड़े मसले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन कहा कि आप देखिए 2,500 अरब रुपए के जो हैं वो हमारे स्टे ऑर्डर हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, ये मुल्क जो है उसको आपने आगे चलाना है तो इदारों के दरमियान एक मिनिमम इंटरेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट। उसकी क्या सूरत हो सकती है फवाद साहब, ये मिनिमम इंटरेक्शन की? क्या कोई फोरम हो सकता है जिस पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के लोग बैठें? मेरी जाती राय में हमें जो है ना एक फोरम क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो बिल्कुल ही हमने एक ये गार्ड बन गया है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर और ये जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो बिल्कुल आपस में उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो उसके नतीजे में लोकल लेवल के ऊपर तो बिल्कुल हैवक मच गया है। मसलन ये आप देखिए प्राइसिंग है, अब आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है उसके पास पावर नहीं है कोई जुडिशियल। पहले सेक्शन 30 के मैजिस्ट्रेट होते थे, उनके पास जुडिशियल पावर्स होती थी। ये नीचे से ऊपर तक हमने इसको एक बिल्कुल जो डिस्कनेक्ट किया है, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस पैदा हो गया है और मेरे ख्याल में इसको भी दूर करने की फवाद साहब, एक एहसन भून साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फोरम से एक ताहयात नाअहली के हवाले से एक मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अगर उनकी ये दरख्वास्त मान ली जाती है तो सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं बल्कि जहांगीर तरीन साहब को भी इसमें फ़ायदा होगा। क्या आप समझते हैं कि दरख्वास्त मान ली जाए ताकि सियासी लोगों को सियासी तौर पर अपना रोल प्ले करने की इजाज़त मिले? देखिए, अगर उनकी दरख्वास्त मान ली जाती है तो उसका फ़ायदा जहांगीर तरीन को होगा, नवाज शरीफ को तो फिर भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ साहब का केस है वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ज्यादा जो नैब की जो सजा हुई है उसमें कवर होता है। आर्टिकल उनके नवाज शरीफ के ऊपर इस वक्त 2 डिस्क्वालिफिकेशन है। एक डिस्क्वालिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62 के अंदर दी हुई है जो लाइफ टर्म है। एक डिस्क्वालिफिकेशन है जो नैब की अदालत ने नैब लॉ के तहत दी हुई है जिसके तहत 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से केस लेट से हो भी जाता है तो उसके नतीजे में जहांगीर तरीन साहब की तो वापस हो सकती है डिस्क्वालिफिकेशन, नवाज शरीफ की नहीं हो सकती। लेकिन वो वहां पे भी इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां पे हो पाएगा क्योंकि इस केस में रिव्यू डिसमिस हो चुका है। जो आर्टिकल 187 है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करता और जो अदालत है उसने जो पहले रिव्यू में भी ये कहा था कि अगर आप इसकी मुद्दत बनाना चाहते हैं तो ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट जाए और इसकी मुद्दत सही है। नहीं, लेकिन फवाद साहब अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को इसमें फायदा नहीं होगा और जहांगीर तरीन साहब को होगा तो फिर ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वफाक का नुमाइंदा खड़ा होकर इस दरख्वास्त की मुखालफत करता है या हिमायत करता है, क्योंकि अगर कोई इसकी हिमायत करता है तो जहांगीर तरीन साहब को फायदा हो सकता है। मुखालफत या हमायत की बात नहीं है, इसमें जो रिव्यू का डिसीजन है अगर आप वही पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो उन्होंने की है सिर्फ एहसन भून साहब ने या सुप्रीम कोर्ट बार ने वो तकल्लुफ वाली बात की है, क्योंकि उसमें पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि अगर आप इसकी मुद्दत का तयन करना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट के सामने अपना मुकदमा रखें। और सुप्रीम कोर्ट बार को भी अब भी ये चाहिए, मैं बार बार ये सुप्रीम कोर्ट बार से ये कहता हूँ कि वो बड़े रिफॉर्म्स के लिए अपना किरदार अदा करें, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो आर्टिकल 62 का मामला हो, चाहे वो ये सुप्रीम कोर्ट बार में जो वकीलों ने जो किरदार अदा करना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली अदा नहीं किया। और जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दरमियान बिटरनेस बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार में कुछ थोड़ी अपनी वो ख्याल करते अपनी हैसियत का, तो बजाय इसके कि वो पार्टी बनते अदालत में, वो ये एक कॉन्फ्रेंस बुलाते जिसमें सारी सियासी जमातों को इनवाइट करते और वहां पे वो ये कहते कि आर्टिकल 62 की मुद्दत होनी चाहिए, ये ताहयात जो है ये दुरुस्त नहीं है, तो वहां पे एक डिबेट होती और एक कंसेंसस क्रिएट होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट बार रोजाना अपनी कदर खो रही है और पाकिस्तान बार काउंसिल रोजाना अपनी कदर खो रही है जब वो पार्टी बन जाते हैं। अगर वकीलों ने भी पार्टी बन जाना है, अगर मीडिया को भी पार्टी, हर बंदे ने पार्टी ही बन जाना है, तो फिर मुझे बताएं आर्बिट्रेज कौन कराएगा, लोगों को बैठाएगा कौन, आपस में एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की इस्तात कौन रखेगा। तो मुझे मैंने एहसन भून साहब को पहले भी ये बात कही थी कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह तो आप अपना लूज कर जाएंगे जो आपकी अहमियत है, और वो तेजी से अपनी अहमियत सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल लूज कर सही है। अच्छा फवाद साहब, ये बताएं कि शहजाद अकबर साहब क्या नहीं कर पाए, कहाँ खामियां रह गई हैं आपके ख्याल में, और क्या नहीं कर पाए जो मुसद्दिक अब्बासी कर लेंगे? सबसे पहले जो नहीं कर पाए वो ये नहीं कर पाए, मेरे ख्याल में जो नैब
और ने और शहजाद ने, दोनों ने जो गलती की, जब ये इलेक्शन हुआ तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पंजाब में गए और चूँकि ज़्यादातर मुझे बहुत मौका मिलता है, मैं पीएम साहब के साथ ट्रैवल भी करता हूँ, और तो उस दौरे में भी ये मैं बिल्कुल पहले 2-3 महीनों की बात कर रहा हूँ, तो मैं पीएम साहब के साथ था। वहाँ पे अगर आप मीडिया का क्लिप उठा के आप चलवाएं उसकी दौर, पहले पीएम की पहला या दूसरा दौरा था, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने नायब को ये कहा कि मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, आप जो केसेस हैं वो ये ना करें कि सारे केसेस खोल के बैठ गए। आप 5, 6, 7, 8, 10 केसेस जो हैं, जो बड़े केसेस हैं, आप उनको फोकस करें और आप उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। जो पाकिस्तान पूरे का इस वक्त गिला है पीटीआई से या हम से, वो क्या है? वो कहते हैं कि जी आपके केसेस जो हैं, आप भी जो है ये हमसे ये बात कहते हैं, बाकी भी कहते हैं कि जी देखिए आपके केसेस मंतकी अंजाम तक आप नहीं पहुंचा सकते जी। वज़ीर-ए-आज़म का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था। वो कह रहे थे कि आपने इतना खुद को फैला लिया है, कभी आप जाके फलाने जो है वो पटवारी पकड़ लेते हैं, कभी आप ताजर पकड़ लेते हैं, कभी आप एफबीआर के पीछे पड़ जाते हैं, कभी, और उसके नतीजे में एक बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि आप एक भी मुकदमे को एंड भी नहीं कर पाए। अभी जिस तरह से भी आपने कुछ देर पहले आप मिसाल दे रहे थे कि एफआईए का केस जो है उसी कुछ 6 महीने लग गए, तो जब आप 10-12 केसेस को फोकस करते, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, हमारा वोटर इस वक्त बड़ा नाराज है। जो इस वक्त पीटीआई को सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज ही है कि वो कहता है कि नहीं हमने आपको वोट दिया था अकाउंटेबिलिटी के लिए, हमने तो आपको वोट नहीं दिया था कि आपको यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पैसे वापस आपके लिए जी। मगर फवाद साहब, इस सारे का जिम्मेदार वो एफआईए के सरबराह को या नैब के सरबराह को समझते हैं या शहजाद अकबर को इसका जिम्मेदार समझते हैं? उनमें भी बेसिकली देखें ना, नैब के किरदार के ऊपर तो एक से ज्यादा दफा वज़ीर-ए-आज़म बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि उनका जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इसी तरीके से यहाँ पर जो एफआईए में तो कई तब्दीलियां आ चुकी हैं अब तक, इसीलिए कि वो जो मामला है उसको आगे हम क्यों नहीं बढ़ा सके। तो एक मिक्स बैग है। शहजाद अकबर ज़ाहिर अकेले तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। सही है। अच्छा, मैं 2-3 सवाल सियासी करके फवाद जो साहब, मुझे अंदाज़ा आपकी मसरूफियत का, सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो सेनेट में हुआ है और आपने इसकी तारीफ की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग थी पीपल्स पार्टी के साथ, क्या अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है या बस उन्होंने वो मसरूफ़ हो गए जिसका फ़ायदा आपको मिला? मेरा ये ख्याल है कि हमसे अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा अपोजिशन की अपन्स के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो एक पहले इन्होंने तहरीक शुरू की तो पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई पीडीएम से। अब उसके बाद जब इन्होंने ऐलान किया 23 पीपल्स पार्टी ने अनाउंस कर दिया 27 फरवरी का। जो सिचुएशन है इस वक्त वो ये है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का एक तो इंटरनल लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है। उधर जो है वो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ आपस में दस्तों गिरेबां है और उनको पता नहीं चल रहा कि नीचे वालों को समझ नहीं आ रही कि हमने बात किसकी माननी है। वो उनको लगता है कि मैं मरियम के करीब होऊंगा तो शहबाज शरीफ नाराज ना हो जाए, और शहबाज के नजदीक हो तो मरियम भी नाराज ना हो जाए। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के अंदर भी आज अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा सूरत हाल डेवलप हुई है कि अब जो सेनेटर्स हैं उन्होंने अपनी लीडरशिप को क्वेश्चन किया है कि किस तरह से आप जो है वो सियासत चला रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी सियासत को अंदरूनी सिंध तक महदूद कर दिए। लिहाजा पीपल्स पार्टी और पीएमआई, इसीलिए मैंने ये कल बात कही है कि पहले बिलावल और मरियम को जाके मेयर के इलेक्शन लड़ने चाहिए ताकि इनको पता हो कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं और लीडरशिप में आपने आना। लेकिन ना पॉलिटिक्स करना तो हर एक का हक है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं पहले दिन आके वज़ीर-ए-आज़म के लिए कैंडिडेट बन जाऊँ। आप मेहनत करें, एक नीचे से ऊपर आए ताकि आपकी भी इज्जत हो। लिहाजा बिलावल की पार्टी में इज्जत नहीं है, मरियम की पार्टी में इज्जत नहीं है, बिकॉज कोई स्ट्रगल नहीं है, और इसकी वजह से जो तमाम लोग हैं वो अपनी अपनी मर्जी करते हैं। लिहाजा नहीं, मगर ये दिलावर खान ग्रुप जो है ये कहाँ है? ये आपकी तरफ है या अपोजिशन की तरफ है सर? वो तो अपना मुफाद देखेंगे ना, जब उनको नजर आता है कि उनका मुफाद
अपोजिशन के साथ है तो अपोजिशन के साथ मिलेंगे जब उनको नजर आएगा। राइट। फवाद साहब ये बताएं कि ये ईवीएम का जो मामला है इस पर अब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिफ्यूज कर दिया कि जी हम आपको 3-4 हज़ार ये मशीनें ये नहीं दे सकते। ये हम पहले दिन से ये सवाल उठा रहे हैं कि 7 लाख मशीनें कैसे हो पाएंगी, अगला इंतखाब जो है वो आपने से करवाना है। उधर पंजाब ने भी ये बिल पास कर लिया था कि जी हम बलदियाती इंतखाब जो है ईवीएम से करवाएंगे। तो जब मशीनें हुकूमत के लिए अरेंज करना मुमकिन नहीं है तो क्या इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन होगा इतनी बड़ी तादाद में मशीनों को अरेंज करना? देखिए मैं बहुत ही इसके ऊपर कंफ्यूज हूँ कि इलेक्शन कमीशन आखिर चाहता क्या है, और थोड़ा सा साइंस मिनिस्ट्री में भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि आखिर उनका क्या ताल्लुक है मशीनों से। मसलन जो दुनिया में वेंडर्स हैं जो मशीनें मैन्युफैक्चर करते हैं, साइंस मिनिस्ट्री तो मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं है, ना ही उनका कोई काम है। ज़ाहिर मैं साइंस मिनिस्टर रहा हूँ और प्रोबेबली मोस्ट वाइब्रेंट मिनिस्ट्री जो चलाई है वो मैंने चलाई है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो साइंस मिनिस्ट्री का काम नहीं है। और दुनिया में इस वक्त हजारों कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं जो है वो ये बना रही हैं। अब सीधी बात है, इलेक्शन कमीशन जो है अपनी पसंद की जो शराइत हैं उन पे मबनी एक टेंडर नोटिस जारी करे। दुनिया की कंपनीज आके उस टेंडर में वो पार्टिसिपेट करेंगी और आप ऑर्डर कर देंगे जितनी आपको चाहिए। ये मैं रोज अखबार में पढ़ता हूँ कि जी वो फलाना ने देने से इनकार कर दिया, मतलब इससे तो मैं बिल्कुल आई एम एक्चुअली परप्लेक्स्ड कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, राइट सर। बस मुख्तसरन बता दें सर, आपकी मीडिया में खबर चली आपकी वजारत की तब्दीली के हवाले से, क्या कुछ चल रहा है, इसका इम्कान है? फ्रेंकली मैंने पीएम से पूछा भी नहीं है, अगर जिधर लगा देंगे कर लेंगे, पहले भी ऐसी नहीं इम्कान है इसका? पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी तक, मुझे नहीं लगता। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा अपोजिशन की सियासत कहाँ जा रही है, अपोजिशन क्या प्लान कर रही है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मांडवीवाला साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं अभी फवाद चौधरी साहब से भी पूछना था, एक बात समझ नहीं आ रही कि अभी सेनेट में जो हुआ वोटों के मामले पर और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो गैर हाजिरी थी, क्या वो किसी डील या अंडरस्टैंडिंग का नतीजा थी या बस गलती हो गई या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाकई मसरूफ हो गए? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो आज जो गुफ्तगू किया ना उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ऑपोजिशन ने सेनेट के क्या ये जो बिल था स्टेट बैंक वाला इसको नजरसानी उन्होंने किया है, वैसे ही वो लॉन्ग मार्च को भी नजरसानी करेंगे। मैं आपको सबसे पहले सुनवा देता हूं उन्होंने क्या कहा है। लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं शौक से करें, पहले भी किया था और उस पर नजरसानी भी कर ली थी। हो सकता है कि फिर नजरसानी हो जाए। सेनेट में की ना नजरसानी उनने, अगर सेनेट में नजरसानी कर सकते हैं, स्टेट बैंक के बिल पर नजरसानी कर सकते हैं, तो हो सकता है लॉन्ग मार्च पे भी नजरसानी करने। पोजीशन के तहत का मुजाहरा तो आपके सामने हो गया। नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया। मौलाना फजल रहमान बहुत बरम है। कौन लोग थे वो गैर हाजिर थे? एक तरफ आप कहते हैं कि ये कौमी वकार का बिल पेश किया गया और दूसरी तरफ आपके अपने मेंबरान हाजिर हो जाते हैं। आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, किसी मसलहत के तहत वो नहीं आ सके या पर्दे के पीछे कुछ और है। अच्छा मानव साहब, अब ये इसमें सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा कि जैसे आपने सेनेट में स्टेट बैंक के बिल को नजरसानी किया है, ये नजरसानी किया गया सर? देखिए जी, मैं तो नहीं एग्री करता, बिल्कुल नजरसानी नहीं किया गया। सारे मेंबर मौजूद थे और जो मेंबर मौजूद नहीं थे वो यूसुफ रजा साहब, जहां तक मुझे पता है कि वो सारा हफ्ता इस्लामाबाद में थे और सलाह महमूद साहब नहीं आए जो JUI के मेंबर हैं, जो मुशाहिद हुसैन साहब नहीं आए जो PMLN के मेंबर हैं, और मैंगल साहब के 2 सेनेटर नहीं आए, और आपके जो अचकजई पार्टी के शफीक साहब हैं वो इलेक्शन में बिजी थे कोयटा में, तो और 2 सेनेटर मुल्क से बाहर थे। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कह देना कि जी वो किसी डील के तहत नहीं आए, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात थी। और जो यूसुफ रजा साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि 43 का मैच था। देखिए अगर कोई डील होती ना तो ये 43 सेनेटर्स वहां मौजूद नहीं होते। तो ये कह देना कि कोई डील थी, बिल्कुल कोई डील नहीं थी।
जहां तक मुझे पता है। मगर ये रजा रब्बानी साहब सर जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को उन नर्म दिल अरकान और सेनेटर्स का सफाया करना चाहिए जो अपोजिशन बेंचों पर बैठते हैं लेकिन वोट हुकूमत के लिए देते हैं। इससे क्या मुराद है? वो बात अपनी जो इस तरीके से वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि अगर जिन लोगों ने वोट नहीं दिया या जो लोग जानबूझ के नहीं आए, वो एक अलग बात है, वो उनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। मगर एक चीज जो ये बात डिबेट हो रही है ना कि ये कोई डील का हिस्सा थी, कोई किसी किस्म की कोई डील नहीं थी मेरी नॉलेज के तहत। मगर आप जो कह रहे हैं सर कि आप जो कह रहे हैं कि सर उनके जी सर सारे पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौजूद थे, सारे पीएमएलएन के सेनेटर मौजूद थे और दूसरी पार्टियों के जो सेनेटर नहीं आए उनकी अपनी कोई वजूहत थी जो वो नहीं पहुंच सके। और वाकई में ये रात को 11 बजे एजेंडा रिलीज किया गया है और वो बाय डिजाइन, और ऐसा नहीं था कि हमें नहीं पता था, हम रोज इस बिल को फॉलो कर रहे थे। पूरा हफ्ता सेनेटर्स को कहा गया था कि आप इस्लामाबाद में रहें और ऐसी कतई बात नहीं थी कि कोई डील हुई है या इस पे कोई मुज़ाकरात हुए या अब को एक पीटीआई गवर्नमेंट दूसरा रुख देना चाहती है तो मेरा ख्याल वो दे सकते हैं अगर वो चाहते। सही है। मगर सर गिलानी साहब से क्या पार्टी में पूछा गया है चेयरमैन साहब की तरफ से कि आप कहां थे, क्यों चले गए? जी बिल्कुल पूछा गया होगा और मैं समझता हूं कि पूछना भी चाहिए कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई, क्या मुश्किल थी। ये जरूर था कि गिलानी साहब इस्लामाबाद में नहीं थे, 2 दिन से नहीं थे, वो गए हुए थे, कुछ जनाजों में गए हुए थे, कुछ और चीजों में गए हुए थे। मगर फ्राइडे को जिस तरह लोगों को पता चला और काफी लोग लाहौर से आए, पीएमएलएन के काफी लोग दूसरे शहरों से आए, पेशावर से आए, ऐसा नहीं था। मगर मांडविया साहब आपकी बातों से ये तासुर मिल रहा है कि अभी तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि गिलानी साहब कहां थे। जैसे कि आपने कहा कि पूछा गया होगा, हो सकता है उन्होंने वजाहत की हो, क्या अभी तक ये मुअम्मा हल नहीं हुआ? देखिए ये तो देखें, अब गिलानी साहब सीनियर मेंबर हैं हमारी पार्टी के और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अगर वो नहीं आ सके या कोई वजह थी तो वो लीडरशिप को ही एक्सप्लेन करेंगे ना, वो अब आगे मीडिया में तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि मैं क्यों नहीं आया, तो वो ही इज आंसरेबल। सही है। मगर सर जैसा कि राइट सर बानवी साहब, जैसा आपने कहा कि जो लोग नहीं आए उनसे पूछा जाना चाहिए और इसकी तहकीक होनी चाहिए, लेकिन वो लोग जिन्होंने तहरीके अदम एतमाद को नुकसान पहुंचाया था, वो 15 के करीब लोग जो खाने में आकर और फिर वोट नहीं दिया था उन्होंने, आज तक उसकी भी जो तफ्तीश नहीं हो सकी, तहकीक नहीं हो सकी, उसके भी तो बात सामने नहीं है। उसकी तफ्तीश जरूर हुई। कुछ लोगों को आपको पता होगा ना नून ने टिकट दिए वापस आने के लिए, कुछ लोगों को हमने भी टिकट नहीं दिए वापस आने के लिए। तफ्तीश जरूर हुई, मगर उस वक्त इन द मिडल ऑफ द थिंग आप क्या करते, उनको निकाल देते। तो वो काफी हद तक क्लेंजिंग हो गई। जो नए सेनेटर्स वापस आए उसमें आपने देखा कि नून के भी काफी सेनेटर गए, हमारे भी काफी सेनेटर गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरीकेकार हर पार्टी के पास आता है मौका क्लेंजिंग करने का, और उन्होंने वो क्लेंजिंग की। जी मगर सर ये जो दिलावर खान ग्रुप है ये ऑपोजिशन बेंचों पर बैठता है, हुकूमत को बाज़ दफ़ा सपोर्ट करता है, ये किसके साथ है? और उन्हीं की हिमायत से गिलानी साहब जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर बने, तो ये किसके साथ है उनकी हमदर्दी और हिमायत? देखिए ये अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप है और मैं समझता हूं कि ये जिस वक्त इनका फायदा होता है ये हमें सपोर्ट कर देते हैं, जिस वक्त इनका फायदा होता है ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर देते हैं। तो ये तो एक अपॉर्चुनिस्ट एजेंडा पे ये लोग बैठे हुए हैं और जहां जो फायदा होता है, जिस तरीके से हमसे भी कमिटीज ले ली, गवर्नमेंट से भी कमिटीज ले ली, तो ये दोनों तरफ मिल रहे हैं। तो इसका मतलब सर ये है कि गिलानी साहब को वोट देकर इन्होंने कमेटियां ली है, डील हुई थी कि आप गिलानी साहब बोल रहे हैं हम आपको कमेटियों के चेयरमैनशिप देंगे। वो तो देखें, आपको अगर कोई वोट देगा तो मुफ्त में तो नहीं देगा ना, वो आपकी पार्टी से तो उनका ताल्लुक कोई नहीं, वो तो एक एलाइन है, उनकी जैसे मर्जी है आपकी तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। और हम तो बेसिकली इनसे तंग है, पूरी पार्टी इनसे तंग है। सारे सेनेटर्स कहते हैं इनको निकाले, इनसे जान छुड़ाएं। तो आप क्या करेंगे सर, इस ग्रुप का कोई फैसला करेंगे या ऑपोजिशन में ना बैठे हैं? ये तो अगेन फिर ये हमारी लीडरशिप ने डिसाइड करना है, पार्टियों ने मिलकर बैठ के डिसाइड करना है ऑपोजिशन ने कि इस ग्रुप के साथ क्या करना है। सर एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं आप 27 तारीख को, और उससे पहले एक 26 तारीख को लॉन्ग मार्च हो रहा है। असद उमर साहब ने और आज अली जैदी साहब ने फिर कहा कि 26 तारीख को। मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, मुख्तसरन सुन लीजिए जरा आज क्या ऐलान हुआ है, सुनवा दीजिए जी।
सिंध के अंदर भी 2023 में किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है जो डाकू राज सिंध के अंदर चल रहा है इसको मजीद चलने दिया जाए। सिंध के अंदर पहले ही एक काला कानून था, लेकिन उन्होंने तरमीम करके बिल्कुल ही जो बचा खुचा था वो भी खत्म करके रख दिया है। न सिर्फ ये तरमीम बल्कि वो जो ओरिजिनल कानून है उसके खिलाफ एक पूरे सूबे के अंदर तहरीक चलने जा रही है। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है सारे सिंध के जिलों से होते हुए, और इंशाअल्लाह अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। मानवेंद्र साहब, क्या इम्पैक्ट रह जाएगा आपके लॉन्ग मार्च का जब एक दिन पहले पीटीआई लॉन्ग मार्च कर लेगी, मेला लूट लेगी? देखिए, यही मुझे इस गवर्नमेंट की समझ नहीं आती, मुझे हंसी आती है इनकी बातों से। यही हरकतें ये पार्लियामेंट में करते हैं, बीइंग इन द गवर्नमेंट वॉकआउट कर जाते हैं। सर गवर्नमेंट में नहीं है, ये ऑपोजिशन में है सिंध में। है तो ये फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर ना, कहाँ है इनके सिंध के मेंबर? दोनों सिटिंग मिनिस्टर हैं, आके अनाउंस कर रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। मतलब मुझे इन पे हंसी आती है कि बीइंग इन द गवर्नमेंट ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और लॉन्ग मार्च बीइंग इन द गवर्नमेंट आप भी तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं सर, आप भी सिंध में। हम तो ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन तो करती है लॉन्ग मार्च। पीटीआई ने धरना नहीं किया पार्लियामेंट के बाहर बैठ के 6 महीने बैठ के, तो ऑपोजिशन का तो राइट है। गवर्नमेंट कौन सी आप मुझे बता दें, पीपल्स पार्टी की हो, पीएमएलएन की हो, उन्होंने लॉन्ग मार्च की हो अपने गवर्नमेंट में? ये तो एक मजाक है। और ये पार्लियामेंट में भी हमें हंसाते हैं ये हरकतें करके, कभी कमेटियों से वॉकआउट कर जाते हैं, कभी पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाते हैं। इनकी गवर्नमेंट है, कोरम इनसे पूरा नहीं होता, फिर लोग लाए जाते ये पार्लियामेंट के अंदर दूसरों के जरिए। लेकिन इस सब के बावजूद वो बिल पास कराने में कामयाब हो गए मांडविया साहब। तो देखिए, बिल पास होना या ना होना, ठीक है, चले। बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जरा देखते हैं मईशत किधर को जा रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ माहिर मुआशियात डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताइए, जीडीपी 5.3% में बड़ी बहस हो रही है और कहा जा रहा है कि ये फिगर जो है वो हेर फेर किया गया है इकोनॉमी को रीबेस करके। ये आम आदमी के लिए समझा दीजिएगा, रीबेस करने से क्या मुराद है? देखो यार, बात यह है कि इस मुल्क में 2 तरह के लोग हैं, बल्कि 3 हैं। एक वो जो है जो इस जमात से में नहीं है, हुकूमत पार्टी की नहीं है, यानी वो अपोजिशन में है, तो उनके लिए आप सर नीचे कर लें और पैर ऊपर कर लें और उसके बाद भी आप बताएं, उनको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि उन्होंने समझना नहीं है। जो हुकूमत वक्त है ये बस अल्लाह वास्ते ऐसे ही चल रहे हैं, इन बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा। और दूसरे जो हैं वो तबका है जो थोड़ा सूझबूझ रखता है, तो मैं उनके लिए समझाना चाहता हूँ पब्लिक की जुबान में। जी ठीक है ना जी। देखें, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। नंबर 1 ये ज़हन से निकाल दें कि इसमें हेरा फेरी की गई है। ठीक। रीबेसिंग से ग्रोथ रेट नहीं बढ़ते हैं। तो ये 5.37 कैसे हुआ, आप यही पूछ रहे हैं ना? जी हाँ। 3.9 से ये 5.37 क्यों, कैसे हो गया? जी देखिए, दुनिया में 2 तरह के मुल्क हैं, एक तरक्की पजीर मुल्क है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। तरक्की याफ्ता मुल्कों की जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो हर 5 साल के बाद अपने जीडीपी को रीबेस करते हैं। रीबेस करने का मतलब यह है कि आप उसको अपडेट करते हैं उसके फ्रेम को, और मैं बताऊंगा फ्रेम से क्या मतलब है जी। और जो हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क है वो 10 साल के बाद जाकर उसमें उस फ्रेम को अपडेट करते हैं। अब मैं आपको फ्रेम समझाता हूँ जी। देखिए, जब भी हम जीडीपी मेजर करते हैं, हजारों लाखों तरह की चीजें एक्टिविटी मुल्क में हो रही होती हैं, तो इसको हमने मेजर करना होता है। तो उसके लिए एक बेस ईयर होता है, ताकि आप ये बता सकें कि उस बेस ईयर से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इस रीबेसिंग से पहले जो हमारा बेस ईयर था वो 2005-2006 का था। ठीक। तो अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पानी हम पीते हैं मिनरल वाटर, जी 2005-2006 में सिर्फ एक ही मिनरल वाटर था, वो नेस्ले का हम पिया करते थे और वो एक लग्जरी आइटम होता था, जो अमीर लोग होते थे वो पानी पिया करते थे। ठीक। तो जब उस फ्रेम में उस वक्त में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था मिनरल वाटर का,
तो थोड़ा ही हो रहा होगा ना, क्योंकि एक ही कंपनी बना रही थी जी। तो उसका वेट ओवरऑल इंडस्ट्रीज में बहुत छोटा सा था। ठीक। अब वही छोटा बेस चल रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्री कहीं से कहीं पहुंच गई। अब ये एक एलीट लोगों के लिए पानी नहीं रहा, ये अब आजकल जरूरत हो गई, घर में यही पानी हो गया, ये आम हो गया है जी। और उसमें दुनिया जहां की कंपनी और आ गई है, तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ना इस वक्त। सही है। तो ये रीबेसिंग आपके ख्याल में वही 2005-2006 का है। रीबेसिंग का फैसला सही फैसला है आपके ख्याल में? एक मिनट मुकम्मल कर लो पहले जी। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, लेकिन वेट उसका वही 2005-2006 का चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो डिस्टॉर्टेड है, ये सही तरीके से मेजर नहीं हो रही है। तो अब 2015-16 पे इसको अपडेट किया गया है। अब 2015-16 में जितनी भी और उस वक्त की कंपनी थी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, उसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। लेकिन अभी भी 5 साल गुजर गए हैं, तो मेरा अपना तो ये सजेशन है कि अगले 5 साल के बाद हमें दोबारा इसको रीबेस करना चाहिए, क्योंकि तरक्की पजीर मुल्कों की इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही होती है, नए नए एरियाज निकल कर आ रहे होते हैं, बहुत कुछ नई नई चीजें होती हैं। ये कभी था 2005-6 में नहीं था, ठीक। 2015-16 में था नहीं। तो आपको लग रहा है सर कि हुकूमत जो है वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए भी कई स्टेप्स ले रही है, और खास और फिर ये जो स्टेट बैंक की को खुद मुख्तार करने का फैसला है? नहीं देखा, ये खुद मुख्तारी वाली चीज को बिल्कुल बीच में ना लाए, ये मुल्क के साथ जुल्म हुआ है, जुल्म। ठीक है ना, कैसे सर? आसानी से आप ना पी जाए। मैं तो सोच रहा था कि सवाल आपका वही स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी पे होगा, लेकिन आपने वो सवाल नहीं किया, आपने रीबेसिंग की सवाल कर दी जी। ये जो अब तक डाई हो चुका है, जो सवाल अब आउटडेटेड हो गए, आपने वो मुझसे कर लिया। तो पहली बात ये है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही नंबर है ये। चलें सर, मेरा वक्त खत्म हो गया। मैं चाहता था कि इस पर मजीद बात करें, लेकिन वक्त मेरे पास अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने की। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।